हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इतिहास के बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ आप क्योंकि बहुत लंबे समय से इतिहास के क्लासेस चल रहे हैं, लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हम लोग के, अभी बस फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग का चल रहा है। तो कहीं आप बोर ना हो जाएं, तो इसलिए बाकी और भी कुछ सेक्शंस के कुछ क्लास वीडियोस आपको मिले होंगे, जैसे ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस, इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आपको अपलोड करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। क्योंकि टेस्ट चेंज करना जरूरी है। एक रूपता से आगे लंबे समय से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हो जाते हैं, और मौसम भी कुछ ऐसा है, बारिश, उमस, गर्मी सब बढ़ती चली जा रही है। कोविड का संकट बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान में तो तनाव पैदाइशी है, चीन भी दबाव बना रहा है, चीन से भी संकट चल रहा है। तो इस संकट के दौर में जब देश जूझ रहा है इन संकटों से, तो हम लोग भी अपने जो संकट है, हमारा भी एक संकट है कि पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, तो उसी को दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन के माहौल में भी एक पढ़ाई का माहौल लगभग बना के रखा। तो जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब हम सेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, और जो लोग बाकी लाइव ऐप पर जो हम लोग की क्लासेस चलती हैं, जो लाइव हम लोग क्लास लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो फिर कभी मौका मिलेगा, लाइव जब यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट होगी उसमें हम लोग जुड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक को। पिछले हिस्ट्री के लेक्चर में आपको बताया था किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना होती है। 1857 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं, और फिर कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राजनीति का एक दौर शुरू होता है, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा शुरू होता है। पहले धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में जब नए नए लोग कांग्रेस में भर्ती होना शुरू हुए थे, कांग्रेस का विस्तार हुआ, तब फिर कांग्रेस से बहुत जम के एग्रेशन वाले लोग आ चुके थे, जिसकी वजह से कांग्रेस में रणनीति को लेकर आपस में मतभेद हुआ। बताया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल, और मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ा कि मार्केट तक की नौबत आ गई थी। फाइनली 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था, और उसी के बाद बताया था जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दली नेता थे, उन लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, और तिलक को जेल भेज दिया गया, और लाला लाजपत राय भी जेल गए थे। तो इसके बाद हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कमज़ोर पड़ा, कांग्रेस भी कमज़ोर पड़ी, लेकिन कांग्रेस या स्वतंत्रता संग्राम कमज़ोर जरूर पड़े, लेकिन रुका नहीं। कांग्रेस के सेशन रेगुलर बेसिस पर होते चल रहे थे। तो पिछले वीडियो में 51 नंबर की वीडियो में आपको कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हो सकते थे सबके बारे में आपको बताया था डिटेल। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो 51 नंबर का जो वीडियो है उसको आप देखेंगे, तो उसमें पूरे कांग्रेस के सारे सेशन जो डिटेल में हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताएगी। अब वो तो जो पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन हुए, हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, जन आंदोलनों की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। जन आंदोलनों की जो शुरुआत हुई उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, सबसे बड़ा जो कारण, वो खुद अंग्रेज थे। यानी अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ लागू की उसी का एक परिणाम था जन आंदोलन। हालांकि जन आंदोलन एकदम से अंग्रेज़ों की नेगेटिव पॉलिसीज़ का भी परिणाम नहीं था, कुछ अच्छे भी कदम अंग्रेज़ों ने उठाए, उसका भी फ़ायदा भारत को मिला। आपको बताएं कि 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, जिसकी वजह से बताया था कंपनी शासन खत्म करके ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ। तो जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ तो भारत के एक बड़े हिस्से पर, पूरे देश पर ही कह लीजिए कि अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो अंग्रेज़ों के अधिकार और सरकार के, स्पेशली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ भारत पे, तो एक तरीके से पूरे भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे प्रशासन था, चाहे राजनीति थी, सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, एक रूपता थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन चुका था। मतलब एक जैसा। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे राजा होते थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी, किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, किसी की सेना का ड्रेस कोड कुछ है, किसी की सेना का ड्रेस कोड कुछ है, किसी का दरबारी कुछ कह रहा है, किसी की पॉलिसी कुछ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया तो इन्होंने सब कुछ एक बराबर कर दिया। जिलों में बांटा गया, जिलों का जो प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते थे, न्याय का जो प्रशासन था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ बिल्कुल पूरे देश भर में एक जैसा हो गया। तो इस एक जैसी व्यवस्था ने कोई जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, अलग अलग जगह क्षेत्र का जो बदलाव होता है उसको समाप्त कर दिया। तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारे देश में एक राजनीतिक और प्रशासनिक एकरूपता की वजह से लोगों के अंदर एक एकता की भावना पैदा हो रही थी। यानी लोग अब धीरे धीरे एक जैसा महसूस कर रहे थे। सब जगह एक ही तो हालत थी।
जैसे पहले क्या होता था, कोई राजा बहुत उदार होता था अपने किसानों के प्रति, अपनी जनता के प्रति, और कोई राजा बहुत कठोर होता था अपने किसानों के प्रति, अपनी जनता के प्रति। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आए तो सब जगह एक, बिल्कुल कठोर, कोई रियायत नहीं, कोई मुरव्वत नहीं, सबको बिल्कुल एक जैसा लिया, एक भाव से सबका खून पिया इन अंग्रेजों ने। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हम सबकी समस्याएं एक ही हैं और हमारा दुश्मन भी एक। पहले तो पता ही नहीं था दुश्मन कौन था, जमींदार दुश्मन है कि राजा दुश्मन है, कौन है पता ना, लेकिन अब पता था कि यही अंग्रेज ही दुश्मन है हमारे। पूरे देश की एक समस्या समझ में आने लगी, अंग्रेज। तो इस प्रशासनिक और राजनीतिक एकरूपता ने लोगों को एक जैसी भावना, एक जैसी सोच लाने पर मजबूर कर दिया। और भी कई सारे बदलाव किए थे, जिसमें बताया कि रेलवेज का विकास हुआ था 1853 से। अंग्रेज ने भारत में रेलवे का विकास किया और रेलवे में ज़्यादातर ब्रिटिश पूंजी लगी थी। तो रेलवे के विकास से अब सोचिए सन 1900 तक आते आते 1900 तक लगभग 25,000 माइल्स, 25,000 मील रेलवे की ट्रैक का विकास हो चुका था, 25,000 माइल्स। तो इस रेलवे के विकास से क्या हुआ कि लोग अब मिलना जुलना शुरू हुए, एक दूसरे के क्षेत्रों में जाना शुरू हुए, एक दूसरे के रीति रिवाजों से, परंपराओं से जानने लगे। पहले क्या था कि सब कटा हुआ था एक दूसरे से, अब क्या था, रेलवे की वजह से सब मिलने लगा था। कहा जाता है कि भारत में जो एकरूपता स्थापित करने का प्रयास अकबर ने किया, तो अकबर भी उतना प्रयास किया, भारत में एकरूपता नहीं ला पाए जितना अकेले इस रेलवेज ने कर दिया। क्योंकि रेलवे ने लोगों को मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने में सुविधा प्रदान। तो हमारे राष्ट्रवाद के उदय में एक बड़ी भूमिका रेलवे की भी मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा आधुनिक, हालांकि रेलवे का विकास ज़्यादातर ब्रिटिश पूंजी से ही हुआ और इस रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने हित में किया था कि वो कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना चाहते थे, बंदरगाहों से तैयार माल को बाजारों तक जोड़ना चाहते थे। सवारी गाड़ियों का इस्तेमाल कमाई के लिए किया गया, लेकिन उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि लोगों के अंदर एक रूपता आई, लोग पूरे भारत भ्रमण करने लगे, लोग एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, बातचीत करने लगे। पहले ये नहीं होता था, पहले आने जाने में बड़ा समय लगता था, रेल की वजह से सुविधा हो गया। आपको बता दें, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आगे जब अभी हम लोग बातचीत करेंगे, महात्मा गांधी का जीवन जब आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा समय रेलवे पर ही, ट्रेन में ही गुजरा है। पूरे देश का भ्रमण करते, घूमते रहते थे। तो इन ट्रेनों ने हमारे देश के राष्ट्रवाद के उदय में बड़ी भूमिका निभाई। तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे काम किए जिसका इनडायरेक्टली फ़ायदा भारत को हुआ शुरुआती दौर में। फिर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने लगाए गए। तो जब इन आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई तो उससे क्या हुआ कि बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र बने, औद्योगिक शहर बने। जैसे बम्बई है तो कलकत्ता है, तो दिल्ली है तो मद्रास है, तो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र बने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी तो एक बड़े शहरों का विकास हुआ और उन उद्योगों पर आधारित छोटे मोटे उद्योगों का विकास हुआ। और जो लोग थे वहाँ पर, भारतीय लोगों ने भी कुछ इंडस्ट्री लगाई, भारतीय उद्योगपतियों का विकास हुआ। और साथ ही साथ एक मजदूरों का एक क्लास उभरता है, लेबर क्लास। तो मजदूर भी जो फैक्ट्री में काम करने जाते थे, तो कोई हिंदू होता था, कोई मुसलमान होता था, कोई जो है कि किसी जाति का होता था, किसी कोई निचली जाति का होता था, कोई ऊंची जाति का होता था। लेकिन जब फैक्ट्री में गए तो वहाँ सब जाति धर्म भूल के बस काम में लगे और इनको समझ में आया कि यहाँ पर भी अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इन मजदूरों के अंदर भी एक, जो औद्योगिक इकाई के अंदर ये काम करते थे, तो इनके अंदर भी एक चेतना आई, एक वर्ग चेतना आई। तो उनको भी लग रहा था कि नहीं, हमें भी एक हो जाना चाहिए। इनके हित अब एक जैसे हो रहे थे, जब एक जैसे हित हो रहे थे तो इनको भी लगता था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा उस समय भारत में अंग्रेजों ने डेवलप की, तो अंग्रेजों ने स्कूल बनवाए, जो कॉलेज बनवाए, तो स्कूल कॉलेजेस में इन्होंने अपना इंग्लिश एजुकेशन को लॉन्च किया। अब इंग्लिश एजुकेशन क्यों लॉन्च हुआ, वो आगे जब एक टॉपिक आएगा अलग से शिक्षा पर, उस पर बातचीत करेंगे। तो एक अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में लागू की गई, तो उसमें भी एक रूपता आई कि पूरे देश में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा एक लेवल पर लागू कर दी। और वो जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो पैटर्न उन्होंने लागू किया, ये यूरोपीय मॉडल पर था। यानी यूरोप के जो लोग थे, जो पढ़ते थे, जो यूरोप की स्वतंत्रता थी, जो यूरोप की आइडियोलॉजी थी, लोगों की भावनाएं थी, वही अब भारत में पढ़ाई जाने लगी। यही गलती कर गई सरकार, क्योंकि जब वही स्वतंत्रता और समानता और भारतत्व की भावना यूरोप के लोग पढ़ रहे हैं, वही चीज़ भारत के लोग पढ़ेंगे, तो भारत के लोग भी तो वैसा सोचेंगे कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमें भी बराबर होना चाहिए, हम क्यों अंग्रेजों के गुलाम हैं, वहाँ पर आज़ादी है तो यहाँ क्यों नहीं है।
तो इस शिक्षा के विकास ने भारत में एक पढ़ा लिखा एक वर्ग तैयार किया, एक एजुकेटेड क्लास तैयार किया। इस पढ़े लिखे वर्ग ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अब असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग पढ़ते थे किताबें, फिर बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, तो लोगों का जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो निकलता था कि नहीं, वहाँ तो बड़ी स्वतंत्रता है, किताबों में स्वतंत्रता है, हमारे देश में हमें स्वतंत्रता मिली ही नहीं। ठीक, फिर उधर कुछ अंग्रेज़ों ने एक और बड़ा काम किया था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का उसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ, जैसे सर विलियम जोन्स था या कनिंघम था। तो इन सारे लोगों ने जो प्राचीन भारत की चीज़ों को खोजा, जो पुराने अभिलेख खोजे, अजंता एलोरा की गुफाएं खोजी गई, तो ये जब प्राचीन कालीन जब अभिलेख खुदे, अशोक के अभिलेख खुदे, चंद्रगुप्त के अभिलेख खोजे गए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी गई, तो ये भी पुराने अभिलेख, पुरानी जो भारत की रीति रिवाज की जो चीज़ें थीं, जो बड़े बड़े राजाओं के वीर गाथाएँ जब पढ़ी गई, पहले तो हमें पता था कि भाई अंग्रेज ही हमारे सब कुछ हैं, अंग्रेजों से पहले मुगल थे, लेकिन जब पता चला कि नहीं, अशोक नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट था जिसने पूरे उत्तर से दक्षिण तक अफगानिस्तान पर राज किया, या समुद्रगुप्त नाम का एक शासक था जिसने एक नेपोलियन की तरीके से बड़ा सैनिक अभियान चलाया, तो लोगों के अंदर एक गौरव की भावना पैदा हुई, यार हमारे देश में ऐसे राजा हैं, अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बना के रखा है, हमें इनसे आज़ाद होना चाहिए। जब अशोक जैसे राजा भारत में रह चुके हैं, तो लोगों को ये चीज़ें फील होने लगी, महसूस होने लगी कि नहीं, एक गौरवशाली इतिहास लोगों को याद पढ़ने को मिला कि नहीं, हमारा भी इतिहास कुछ है। तो इससे धीरे धीरे करके लोगों के अंदर एक जो राजनीतिक चेतना थी वो बढ़ने लगी, देश के प्रति लगाव बढ़ने लगा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हुआ, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्र, भारत एक देश के रूप में बनना शुरू हो गया। और फिर कुछ और भी घटनाएं हुई जिसमें कुछ गवर्नर जनरलों का योगदान था, जैसे वायसरायों का योगदान था। जैसे एक वायसराय हुआ करता था लिटन जो था, जो वायसराय था, वो भारतीयों से बहुत चिढ़ता था, उसको भारतीय लोग अच्छे नहीं लगते थे, वो नहीं चाहता था कि भारतीय लोग अच्छे पदों पर जाएं। उसने क्या किया था कि जो सिविल सर्विसेज आज जैसे IAS होता है, उस समय ICS कहा जाता था, तो जैसे आज IAS है उस समय ICS होता था, तो आज जैसे IAS की मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है या 33 साल है, उस समय 23 हुआ करती थी। लिटन के समय ICS की मैक्सिमम एज 21 थी पहले, उसको भी घटा के 19 साल कर दी थी। ये 19 ईयर्स, ये 19 साल इसलिए किया गया था कि कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय इस बड़े पद तक न पहुंच सके। यानी भारतीयों को बड़े पद पर पहुंचने के लिए सोचिए 19 साल मैक्सिमम एज लिमिट हुआ करती थी, मिनिमम की नहीं, मैक्सिमम 19। अब 19 साल की उम्र का आदमी ग्रेजुएट होगा और लंदन में एग्जाम देकर जाके कहाँ से पास करेगा, तो दबाने की कोशिश की। उसने आर्म्स एक्ट पास किया। आर्म्स एक्ट का मतलब है हथियार रखने के लिए, कि भारतीय लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेंगे। तो भारतीय लोगों को हथियार रखने के, जो लोग भाला वगैरह तलवार रखते थे, वो हथियार रखने के अधिकार छीन लिए उसने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था कि जो देशी भाषा के वर्नाकुलर मतलब देशी लैंग्वेज, तो जो देशी भाषा के जो समाचार पत्र होंगे, जो भारतीय समाचार पत्र होंगे, जो भारत की भाषा में छपते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि समाचार पत्र अपने छापने से पहले, यानी जब प्रिंट होगा तो पहले एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, मजिस्ट्रेट अप्रूव करेगा कि हाँ इसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया है, तब उसको छपने की परमिशन दी जाएगी। यानी कि ये केवल भारतीय भाषाओं के अखबारों के लिए था, इंग्लिश भाषा के लिए नहीं था। यानी एक तरीके का एक सेंसरशिप था। इसी को गैगिंग एक्ट कहा हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने, कि ये हमारे जो देशी जो समाचार पत्र छपते हैं भारतीय भाषा में, उनका गला घोटने के लिए गैगिंग एक्ट कहा गया उसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो लिटन ने इतना भारतीयों को, भारत से जुड़ी संस्थाओं को दबाने का प्रयास किया। तो जब दबाने का प्रयास किया तो लोगों का गुस्सा और बढ़ा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। उसी में एक 1883 में और केस हुआ। एक केस हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। जो इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल, तो ये जो इल्बर्ट बिल आया था, ये रिपन के समय आया था, लेकिन के बाद आया था।
तो इस सिल्बर्ट बिल में था क्या कि एक उस समय क्या था कि जो ब्रिटेन अंग्रेजों की जो जुडिशरी होती थी न्यायपालिका में, तो उसमें जो निचले लेवल के जो न्यायाधीश होते, जो मुंसिफ जज होते थे, तो वो लोग जो छोटे मोटे मुकदमे होते थे सुनते थे, तो वो भारतीयों के भी छोटे मोटे मुकदमे सुनते थे और जो यूरोपीय होते थे उनके मुकदमे सुनते थे। लेकिन जब मामला ऊपरी अदालत में जाता था, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, जिला और सत्र न्यायाधीश के पास, तो ऊपरी कोर्ट में यानी ऊपरी न्यायालय जो होता था, जिला और सत्र न्यायाधीश, उसमें क्या होता था कि उसमें बाइफर्केशन होता था कि जो भारतीय हैं उनके मुकदमे तो यूरोपीय जज भी सुन सकते थे और भारतीय जज भी सुन सकते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों का अगर कोई मुकदमा है या किसी मामले में, किसी केस में अंग्रेज या यूरोपीय कोई पार्टी है, तो उस मामले की सुनवाई केवल यूरोपीय जज कर सकता है। भारतीय न्यायाधीश उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता अगर उसका कोई एक पक्ष अंग्रेज है या यूरोपीय है। यानी यूरोपीय के मामलों की, यानी यूरोपीय अगर कोई केस है तो उस पर भारतीय जज सुनवाई नहीं कर सकता। ऊपरी अदालत था, निचली अदालत में नहीं था। तो एक भारत के न्यायाधीश थे, जज थे, जुडिशियल मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, उनका प्रमोशन हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशन जज बने। तो उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखी। वायसराय उस समय रिपन था, रिपन को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा प्रमोशन हो गया, लेकिन इससे प्रमोशन से हमारे अधिकारों में कटौती हो गई, तो इससे अच्छा तो हमारा प्रमोशन ना करते, हमारा डिमोशन ही करते। क्योंकि जब हम निचली अदालत में बैठते थे तो यूरोपियों के मुकदमे हम सुन सकते थे, लेकिन अब हमारा प्रमोशन हो गया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में, तो अब हम यूरोपियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। तो ऐसे प्रमोशन का क्या फ़ायदा जब हमारे अधिकारों में कटौती हो रही है। तो ये बात रिपन को समझ में आई, तो उसी ने इल्बर्ट से बातचीत की और एक विधेयक रिपन ने प्रस्तुत किया। हालांकि अच्छा विधेयक था कि इसमें कहा गया कि कोई भी जज होगा, भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, वो सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है। यानी भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल लाया, रिपन वायसराय था उस समय। तो जैसे ही ये इल्बर्ट बिल आया, अंग्रेज जो उस समय थे भारत में, उनको लगा कि ये गलत हुआ, क्योंकि किसी बड़े मामले में भारतीय जज को ये फैसले पावर दे दी गई थी कि वो अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकता है। तो इससे अंग्रेजों को लगा कि हमारे अधिकारों में कटौती हो रही। सारे अंग्रेज इकट्ठा होने लगे, ब्रिटिश जितने सिविल सर्वेंट थे, जितने जुडिशरी के लोग थे, जितने अंग्रेज भारत में थे, वो सब इकट्ठा होने लगे। सबने दबाव बनाना शुरू कर दिए, सबने सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकार हमारा पक्ष नहीं ले रही है, भारतीयों का पक्ष ले रही है। और इन अंग्रेज अफसरों ने राजनीतिक रूप से इतनी एकरूपता दिखाई कि फाइनली सरकार को इल्बर्ट बिल का प्रपोजल कैंसिल करना पड़ा। सोचिए, केवल अंग्रेज अफसरों के दबाव में इल्बर्ट बिल कैंसिल हो गया, यानी भारतीय जज को वो अधिकार नहीं मिले। खैर, इल्बर्ट बिल तो कैंसिल हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, इसमें भारतीय लोग फिर हारे। लेकिन इस इल्बर्ट बिल ने उस समय का जो भारत का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नौकरियों में लोग थे, उनके अंदर एक हिम्मत दी कि अगर हम अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज अफसरों की तरह संगठित हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो सरकार को अपना फैसला कैंसिल करना पड़ सकता है। यानी सरकार पर हम दबाव बना सकते हैं अगर हम राजनीतिक रूप से एकजुट हो तो ये इल्बर्ट बिल एक हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक धक्का था। इसी के बाद से लोगों को लगा कि नहीं, जब अंग्रेज अफसर ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी राजनीतिक रूप से प्रयास करना चाहिए और अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बना देना चाहिए और सरकार को अपने आगे झुकाना चाहिए। तो इस इल्बर्ट बिल ने बड़ी भूमिका निभाई, जो अंग्रेज अफसरों ने कैंसिल करा दिया। ठीक, तो इसने भी हमारे राजनीतिक चेतना में वृद्धि की। फिर बताया था कि 1857 के बाद जो राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़पेपर वगैरह का विकास हुआ था। तो इस राजनीतिक संस्थाओं और अखबारों के छपने की वजह से क्या होता था कि राजनीतिक मीटिंग होती थी, बैठकें करते थे, लोग मिलते जुलते थे एक दूसरे से, तो लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना का राजनीतिक चेतना उभर रही थी। लोग अब बात करते थे, लोगों जो बात करते थे, जो अपनी बातें कहते थे, वो अखबारों में छपती थी। तो गली मोहल्ले में जो अखबार पहुंचते थे तो लोग उसको पढ़ते थे, लोगों को खबरें मिलती थी कि नहीं, हमारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो इस राजनीतिक पार्टियों ने जो राजनीतिक बैठकें शुरू की, छोटे ही स्तर पर की, लेकिन धीरे धीरे करके जब अखबारों में ये चीज़ें छपने लगी, ये चीज़ें बढ़ने लगी, तब लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी और चेतना बढ़नी शुरू हो गई। यानी अब लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी बड़े पैमाने पर। अब अखबार वगैरह के छपने से
पत्र पत्रिका और राजनीतिक पार्टियों के छपने से जो विश्व में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थीं, उस विश्व की बड़ी घटनाओं की खबर विश्व के जो यूरोप के बड़े बड़े स्वतंत्र विचारक होते थे, उनके आइडियाज़ भारत पहुंचने लगे, मार्क्स के विचार भारत पहुंचने लगे, अखबारों में छपते थे, लोग पढ़ते थे, तो समझ में आता था कि नहीं, स्वतंत्रता ये होती है। अब इसके अलावा यूरोप में दो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। यूरोप क्या, विश्व की राजनीति में दो बड़ी घटनाएं होती हैं जिसमें भारत के लोगों ने एक उबाल ला दिया, एक उफान ला दिया। अब क्या उबाल लाया? उस समय क्या था कि यूरोप ही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ब्रिटेन है तो इटली है तो फ्रांस है तो रूस है, बड़े बड़े देश। एशियाई देशों को बिल्कुल नीच छोटा समझा जाता था, एकदम निकृष्ट, बड़े कमज़ोर थे। वो माना जाता था यूरोपीय सबसे शक्तिशाली। तो उसी में यूरोप का एक शक्तिशाली देश था इटली। 1896 में इटली और इथोपिया में युद्ध हुआ और इथोपिया ने इटली को हरा दिया। इथोपिया अफ्रीका में पड़ता है, बहुत ही रद्दी सा देश, घटिया। आज भी जितने भी वैश्विक इंडेक्स आप देखते हैं, सूचकांक देखते हैं, तो उन सूचकांकों में इथोपिया बहुत निचले पैदान पर आता है। लेकिन उस इथोपिया जैसे रद्दी से देश ने इटली जैसे यूरोप के एक विकसित देश को पराजित कर दिया। जनता ने संघर्ष किया, हथियारबंद संघर्ष हुआ। तो अफ्रीका के पिछड़े से देश ने इतने बड़े देश को हराया। तो हमारे अब ये चीज़ें अखबारों के माध्यम से छप के पहुँचती थी, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये कोई मतलब जब इथोपिया ऐसा कर सकता है, भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या तो बहुत अच्छी खासी है। फिर 1905 की एक घटना घटी। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, इसकी लड़ाई होती है जापान से। रूस सबसे बड़ा देश है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश। 1905 की लड़ाई में जापान ने रूस को हरा दिया। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, एक यूरोपीय महाशक्ति, जिसको जापान क्षेत्र में बहुत छोटा सा है। जापान जैसे जापान एशिया में, ये रूस में। तो इस एशियाई छोटी सी ताकत ने रूस जैसी बड़ी ताकत को सीधे हराया, लड़ाई में, हथियारबंदी में हराया। शॉकिंग न्यूज अखबारों में छप के आए, तो लोगों के अंदर एक प्रेरणा मिली, यार क्या है क्या, जब जापान ये भी एशियाई है और इन यूरोपीय शक्तियों को हरा रहे हैं, तो हमारे लोगों को लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जब ये सब उधर रूस में क्रांति हुई, रूसन क्रांति का भी असर हुआ कि जनता ने अपने शासक के खिलाफ आवाज़ उठा दिया, निचले तबके लोगों ने। तो धीरे धीरे जब ये खबरें पहुंचने लगी, लोगों के अंदर एक जोश, एक उत्साह का संचार होने लगा। लोगों को लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, अब भारत के लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो दूसरों को शिक्षित कर रहा था, राजनीतिक पार्टियां लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर रही थी। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, जो यूरोप से पढ़ के आए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखा, कैसे प्रवाह का सिद्धांत दिया कि कैसे अंग्रेज हमारे भारत का संसाधन लेके जा रहे हैं। आर.सी. दत्ता ने पर कैपिटा इनकम निकाल के रख दी भारत के लोगों की कि प्रति व्यक्ति आय इतना कम है भारत का, सूख रहा है भारत, अंग्रेज सब भारत को सुखा दे रहे हैं, सारे संसाधन अपने यहाँ लेके जा रहे हैं। ये सब आर्थिक विश्लेषण होने लगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और एक गुस्से का उबाल बढ़ रहा था। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना पनपने शुरू हुई, पनप तो रही थी, लेकिन इसका जो असर सबसे ज़्यादा हुआ, यानी सबसे जो मेजर इसका इम्पैक्ट पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो था, वो था बंगाल में। क्योंकि जो बंगाल था, बात आपको बताया था कि बंगाल सबसे धनी प्रांत था, सबसे रिच स्टेट। तो बंगाल देश का सबसे धनी प्रांत। कलकत्ता 1774 से अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश एम्पायर भारत में था उसकी राजधानी बन चुकी थी, और बंगाल में सबसे ज़्यादा शिक्षा, दीक्षा, स्कूल, कॉलेज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, प्रेस, राजनीतिक पार्टियां, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का विकास बंगाल में ही हुआ, क्योंकि बंगाल ही केंद्र था, बंगाल में विकास का काम सबसे ज़्यादा किया। तो पढ़े लिखे जो बंगाली बाबू लोग थे, उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा एग्रेशन था, गुस्सा था, और वही लोग राष्ट्रवाद की भावना से सबसे ज़्यादा प्रेरित हो रहे थे। यानी बंगाल में अब प्रेशर बनने लगा था। फिर से वही आपको बताया कि 1857 के पहले की घटना, कि 1857 के पहले भी भारत में प्रेशर बन रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ।
लेकिन उस प्रेशर की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं चल पा रही थी। क्यों नहीं चल पा रही थी? क्योंकि बताया था ना राजनीतिक पार्टियां थीं, ना अखबार उतने छपा करते थे, ना पत्र पत्रिकाएं, जो ये सामाजिक कार्यकर्ता उतने नहीं थे। लेकिन अब बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उबाल मार रही है, जोर मार रही है, और लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्से की भावना पनप रही है। इस बात की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को होगी। क्यों होगी? अभी बताया कि ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां थी, अखबार भी चला करते थे, तो लोगों के अंदर गुस्सा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा बंगाल के लोगों में है। इस बात की सूचना सरकार को थी। जब सूचना थी तो इससे पहले, क्योंकि 1857 जैसी कोई क्रांति हो, कोई विस्फोट हो, सरकार ने कदम उठाया। और उस समय वायसराय हुआ करता था कर्जन। कर्जन ने क्या किया, जुलाई 1905 में वो देखता है कि यही बंगाल सबसे ज़्यादा हल्ला मचाने वाला था, यहीं पर सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन रही थी। तो यही बंगाल जो एक था, इसी को दो हिस्सों में बांट दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का बंटवारा कर दिया। और वही जो बंगाल का बंटवारा हुआ, पढ़े लिखे लोग थे ही विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी बंगाल के बंटवारे के विरोध में जो आंदोलन चला, वही भारत का पहला राजनीतिक जन आंदोलन था, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ चला। उसे कहा जाता है एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, बंग भंग विरोधी आंदोलन। अब ये जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था, ये हमारा पहला जन आंदोलन था। अब ये कैसे चला, किन परिस्थितियों में चला, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग एक अगले क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है, जन आंदोलन शुरू हो चुके हैं, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, जल्दी ही आज़ाद होंगे। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।